हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनअकैडमी रैंक अप जेई मेन एंड एडवांस। इस चैनल पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस दे और यहाँ पर अभी फ्री क्रैश कोर्स आपके लिए चल रहा है जिसका पहला लेक्चर आज है वर्क एनर्जी एंड पावर का। इसके पहले के सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चैनल को किया होगा। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि यार अपने दोस्तों को जोड़ो, एक कंपिटेटिव माहौल बनाओ कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ आके पढ़ें, लाइव चैट में जवाब दें, तो एक लगेगा ना कि हाँ भैया कोई है हमारे साथ जो फील दे रहा है। तो इस फील को पाने के लिए आप अपने दोस्तों को भी जोड़ो, ऐड करो, उनको लाओ और क्लासेस में उनको भी कहो कि चल के भैया के साथ साथ में पढ़ो। और अगर आप अपने परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो जहां पर आपको डीपीपीज, नोट्स, डेली अपडेट्स, क्लासेस कब चलेंगी, कैसे चलेंगी, उन सब के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम को चैनल को आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो या इस यूआरएल को अपने वेब ब्राउजर में डाल के ज्वाइन कर सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने क्या किया कि जितने भी चीजें हैं उनकी डीपीपीज आपको प्रोवाइड कर दी, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? सिर्फ एक जगह, टेलीग्राम। दूसरी चीज, जैसे आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट की पूरी कोर्सेज देख रहे हो, अगर आपका मन करता है 1-to-1 मेंटरिंग पाने का, वॉइस फीचर अब इनबिल्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में। प्लस में अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो तो कई सारे एडवांस के बैचेस 10 तारीख से लॉन्च हो गए हैं। अगर आपको जेई 2021 की तैयारी करना है तो आप 3 मंथ का पैक यूज कर सकते हो और इसके लिए आप ये कोड मेरा डाल सकते हो। पेमेंट के समय आप जब ये कोड डालते हो ना यार, तो एक तो आप ये चूज करते हो कि चलो सौरभ भैया मेरा मेंटरिंग करेंगे। दूसरी चीज आप ये कहते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मुझे कितना मिल जाए। अगर आप 2022 के लिए तो आपके लिए 12th मंथ का पैक है, इसमें भी आप टारगेट कोड यूज कर सकते हो। आप सोचो आइकॉनिक पैक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मात्र 4,875 रुपए प्रति मंथ, एक रूम के किराए से भी सस्ता। 2023 के लिए अगर तुम प्लस ज्वाइन करते हो 24 महीने का तो मात्र 21 रुपए पर मंथ आपकी कॉस्टिंग आती है। अब थोड़ा ये देख लो कि प्लस और आइकॉनिक में अंतर क्या है। प्लस में देखो इंडिया के बेस्ट ट्यूटर तो आपको मिल ही रहे हैं, लाइव क्लासेस आपको इंटरेक्टिव मिलती है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर कोर्स और उसके पीडीएफ मिल जाते हैं कि भाई मुझे क्लास खत्म पीडीएफ लो, क्लास खत्म पीडीएफ लो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपकी हमेशा होती हैं, इसके लिए आप प्लस। अब जैसे मान लो थोड़ा आपका फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छा और आपको चाहिए यार कि मैं भैया अपने से मेंटेन नहीं कर पाता हूं, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेरी खो जाती है, ये 4 चीजें आपका एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस, 1-to-1 मेंटरिंग, स्टडी प्लानर, ये आपको मजबूत करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आइकॉनिक भी ले सकते हो आप, प्लस भी ले सकते हो। दूसरी चीज ये देखो, कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो जून में स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं। आप देखो 16 तारीख से सारे के सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 2023 के लिए, 22 के लिए है, 21 के लिए है। ये सारे के सारे बैचेस आपके कंटेम्परेरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाया जाता है ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि भैया मेरा अगर कोई बैकलॉग है तो मुझे वापस मैं उस बैकलॉग को कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें हैं जो कहते हैं भैया मैं थोड़ा सा मेरा फाइनेंशियल वीक पार्ट है, तो आप हर संडे को अनअकैडमी का 11 बजे कॉम्बैट टेस्ट देके स्कॉलरशिप विन कर सकते हो। देखो क्या क्या स्कॉलरशिप आपके, अगर आप 1 से लेके 3 रैंक पाते हो तो 1 ईयर IIT JEE प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 से 10 75%, 11 से 50% स्कॉलरशिप, 51 से 150 25% स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी यार, अनअकैडमी का कॉम्बैट दो, स्कॉलरशिप करो। आपका वो खत्म ना कि भैया फाइनेंशियल सेगमेंट कुछ स्ट्रांग नहीं है, वो तो खत्म। पढ़ने के लिए जहां चाह वहां रहा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में जो बारीकी वाली बात वो है कि भैया आप पढ़ाने क्या वाले हो। आज मैं आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ाने वाला हूं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देते चलूंगा, थोड़ा आप नोट बनाते चलना। बाद में आपको नोट्स तो वैसे ही ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट आज की क्लास में आपको काफी मजा आने वाला है। देखो वर्क का मतलब हो गया कार्य। जब भी आप काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे तो आपको काइनेमेटिक्स में क्या दिखा था कि कोई बॉडी है वो यहां से v वेलोसिटी से चल के डिस्प्लेस होकर कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है यहां पर। अच्छा, फिर उसके बाद आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा। उसमें आपने देखा कि अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं F तो ये बॉडी यहां से यहां तक आ रही है। आज के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे
कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इसमें कार्य कितना होगा, यानी वर्क कितना होगा, ये हमें बताना है। अब आप पूछोगे कि भैया इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें कोई भी काम करना रहेगा, सबसे पहले हम उस चीज के टेक्निकल को समझेंगे। अब वर्क का जो फंडामेंटल बात ये होता है कि वर्क, मान लीजिए कोई बॉडी आपने यहां पर रखी है जिसका मास स्मॉल m है, और आपने बोला कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं किसी एंगल पे, ये रहा एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा। t=0 पे बॉडी इस तरह रुकी हुई है, लेकिन धीरे 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 ये बॉडी आगे बढ़ी, और किसी समय t पे ये बॉडी यहां पर आ गई। अब वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है वह है F.S। सोचिए, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? आपको कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है ना, गलत है। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग लेना है, या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग लेना है। यहां पे अगर मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग लूंगा तो इसका कंपोनेंट इधर क्या गिरेगा, F का cos थीटा, इधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा F का cos का थीटा इंटू S। और दूसरा तरीका यह है कि इसके, अगर मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा फोर्स है, ध्यान से समझिए, और ये थीटा है, इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, S का cos थीटा, फोर्स के डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, और W=S इंटू cos थीटा इंटू F। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सौरभ भैया वर्क के लिए आपने कहीं डायरेक्शन के बारे में नहीं बोला, तो वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई? वर्क हो गई आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गई? आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी? वर्क। तो ये जो वर्क मैंने आपको बताया, आपको भी ये महसूस हो रहा होगा कि सौरभ ये तो आपने कांस्टेंट फोर्स के बारे में बताया, मतलब जैसे आपका फोर्स दिया हो 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, इस तरह के। अब मान लीजिए कि मैं आपसे दूसरा पड़ाव पे लेके चलूं आपको और बोलूं मुझे वर्क निकालो बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, आप क्या सोचेंगे? सोच के बताइए। सबसे पहले तो बात यह है कि सौरभ जब भी हमें इस तरह का कुछ भी करना होगा, यह वर्क निकालना होगा, ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि अगर ये x है और अगर ये फोर्स है, तो इनके बीच का जो एरिया आएगा, ग्राफ निकाल लेंगे तो पूरा वर्क आ जाएगा। तो मान लीजिए ये S इनिशियल है, ये S फाइनल है, मेरा कुछ ग्राफ इस तरह का बना हुआ है। सोचो, अब देखो, मुझे पता है कि ये फोर्स वेरिएबल है, इसकी वजह से ये काम हो रहा है, S इनिशियल से लेके S फाइनल जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं लूंगा इंटीग्रेशन का सहारा, एरिया होता है, तो मैं कहूंगा यार कि मेरा वर्क डन होता था F.S, लेकिन यहां पर एंड यहां पर लेकिन हमने क्या कर दिया है, देखो ध्यान से, यहां पर हमने कर दिया ये कि यार मेरे पास जो ये फोर्स है वो मान लो अल्फा एक्स स्क्वायर है और 3 अल्फा स्क्वायर है। तो ये किस तरह का फोर्स है? ये एक वेरिएबल फोर्स है। आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यूज के पुट करने पे ये अलग अलग वैल्यूज देगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्यों ना सौरभ एक काम करते हैं, एक्स लेंथ जाते हैं यहां पे और यहां पर एक छोटा सा स्ट्रिप dx काट लेते हैं। इस dx स्ट्रिप की क्वालिटी क्या है सोचना, मतलब इस dx स्ट्रिप की क्वालिटी यह है कि बहुत छोटे टाइम के लिए हम इसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, देखते चलो। तो अगर मैं छोटे टाइम के लिए इस dx स्ट्रिप को, ये जो स्ट्रिप है वो dx है, कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, तो क्या इसकी वजह से जो वर्क निकलेगा वो निकलेगा dw=F.dx। अब मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना है। जब 0 था तो ये S इनिशियल पे था, F तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। जब W था तो ये S फाइनल पे था।
तो जो वर्क आ गया वो कितना आ गया, एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एस इनिशियल से एस फाइनल। यही आपको रिपोर्ट करना था, यही आपको बताना था। ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए भी आप बहुत अच्छी तरीके से रेडी रहें। जब भी मैं ऐसे प्रॉब्लम की, तो मेरा यह मानना होता है कि आपको अपने पूरे की पूरे चीजों को देख के काम करना। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी कुछ भी कर रहा हूं, स्ट्रिप काटने से लेके हर एक चीज के लिए आपको करना पड़ेगा। चलिए, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे तरीके के वर्क डन को समझते हैं। आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग तो जनरली सभी लोग देखे होते हैं, बचपन में भी आपने देखा होगा, जो साइकिल की कैरियर होती थी उस पे स्प्रिंग लगा रहता था। अब ये वर्क डन जो है, अगर आप थीटा पे डिपेंडेंसी दिखा रहे हो या थीटा पे डिपेंडेंसी बता रहे हो, तो उसी हिसाब से आप वर्क के बारे में ट्रीट कर लोगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वर्क डन बाय ए स्प्रिंग। अगला टॉपिक का हेडिंग डालिए, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग। अब देखिए, ध्यान से समझिए स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, सिंपल बातों में बात करिए। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्प्रिंग रखा हुआ है, ये अगर मैंने इसको बोला कि ये L0 दूरी पे है, जिसको L0 को हम लोग नेचुरल लेंथ बोलते हैं, तो नेचुरल लेंथ होने पर क्या होता है, ना तो आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, यानी ना तो आपने इसको दबाया है, ना आपने खींचा है, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि कुछ देर बाद में इस स्प्रिंग को खींच के थोड़ा सा इधर लेके आऊं। तो जब मैंने स्प्रिंग को खींचा तो आप देखिए यहां तक इसका नेचुरल लेंथ था L0। अब हमने कुछ दूरी इसको x खींच दिया। खींचने का मतलब हमने खींचा। तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचोगे, ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग बंद होना चाहेगा। स्प्रिंग क्या है, खींचोगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा। जब आप स्प्रिंग को खींचे तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। आपने खींचा इस फोर्स से, कोई आपका फोर्स ये है, ये आपका कोई फोर्स है जिस फोर्स से आप इसको खींच रहे हो, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक। दूसरा कंडीशन, अगर यही स्प्रिंग है, मैंने इसको दबा दिया, यानी ये पूरा का पूरा L0 लेंथ था और हमने दबा दिया इसको ये x, तो जब आप दबाओगे तो स्प्रिंग बाहर की तरफ खुलना चाहेगी, अपने नेचुरल लेंथ को आना चाहेगी। अभी मैं फोर्स का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अभी मैं सिंपली आपको ये फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा। इधर एफ ऑफ स्प्रिंग और आपने इधर दबाया है, तो इधर की तरफ हमने फोर्स लगाया है। मतलब अगर मैं देखूं ऊपर और नीचे दोनों केसेस को, तो मेरे लिए दोनों केस क्या है, बराबर है। दोनों केस बराबर है, एक में बस खुल रहा है, एक में बंद हो रहा है। ध्यान से समझिए। अब हुक्स लॉ ने एक फॉर्मूला दिया था जिसके बारे में सारे बच्चे अच्छी तरह जानते होंगे कि जो फोर्स ऑन स्प्रिंग होता है माइनस ऑफ के इंटू एक्स। ये माइनस का साइन ये बताता है कि अगर आपने स्प्रिंग को दबाया यानी कंप्रेस किया तो ये खुलना चाहेगा, यानी इलोंगेट होना चाहेगा। अगर आपने स्प्रिंग को खोला या इलोंगेट किया तो ये कंप्रेस होना चाहेगा, यानी दबना चाहेगा। आप अगर देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ भी आपको दिखी होगी। हुक्स लॉ में अगर आप K वर्सेस X, F वर्सेस X का ग्राफ बनाओगे तो आपको ये ग्राफ दिखी होगी। ये माइनस क्या क्या साइन है ये भी आपको पता है। माइनस ये बताता है कि आपने जब दबा, स्प्रिंग को दबाया तो ये बाहर खुल रहा है, खींचा तो ये अंदर खुल रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्क, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब मान लेते हैं कि पूरे के पूरे प्रोसेस में स्प्रिंग जो है वो एक इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ की तरफ मूव कर रही है। मतलब कोई एक इनिशियल लेंथ है, फिर वहां से फाइनल लेंथ मूव कर रही है, वो आपके ऊपर है। तो मैं मान लेता हूं कि स्प्रिंग पहले एक्स इनिशियल लेंथ पे थी, अब स्प्रिंग एक्स फाइनल लेंथ पे जा रही है। ये सभी बच्चों को पता है कि कोई ना कोई हमें मानना ही पड़ेगा। और हम एक छोटा सा कोई एलिमेंट यहां पर dx एलिमेंट ले लेते हैं और यहां पर कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx। क्यों dx कर रहा हूं उसके बारे में आपको पता है, पिछले बारे में बात किया गया है। तो अब अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एफ डॉट डी एक्स डी डब्ल्यू। छोटा अगर सेक्शन है तो छोटा वर्क डन भी आता है, आपको पता है। इंटीग्रेट कर दूं इसको x इनिशियल से लेके x फाइनल, 0 से लेके w, तो w क्या आ जाएगा, x इनिशियल से x फाइनल f डॉट डी एक्स। f की वैल्यू रख सकते हो क्या, माइनस का kx, x इनिशियल से लेके x फाइनल माइनस का k इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसको अगर मैं लिखूं k माइनस कॉमन ले रहा हूं,
ये x इनिशियल से लेके x फाइनल dx आ जाएगा x का। जब आप इसको तोड़ोगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आ जाएगा, हाफ का k का x स्क्वायर। ये आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग है, क्योंकि हम लोग इनिशियली इसको कुछ इलोंगेशन तो मान ही नहीं रहे ना। इनिशियली तो हम लोग बोल रहे हैं ये नेचुरल लेंथ पे, फाइनली x है, दूरी तो x ही चली गई, जितना हमने दबाया है खोला दूरी तो उसने चली गई। हमेशा याद रखना जब मैं ये वर्क डन स्प्रिंग का लिखूंगा तो दो तरीके से लिखूंगा। एक तो पहला वाला तरीका कि आप माइनस लगा देते हो, तो वर्क डन, समझना, वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा और हमेशा क्या लिखोगे आप, माइनस का हाफ का k का x का स्क्वायर। थोड़ा सा ऊपर चला गया, दिख रहा है कि आपको, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। जब आप वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखते हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लिखते हो, सोच के बताओ। आप लिखते हो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस का हाफ का k का x स्क्वायर। लेकिन मैं जो एजेंट था जिसने इसको खोला या दबाया, वो क्या होता है, वो एजेंट होता है। तो अगर एजेंट के बारे में बात करूं, वर्क डन बाय एजेंट ऑन स्प्रिंग, तो आप इस चीज को गौरतलब है समझोगे, स्प्रिंग अपने से खोल रहा है या बंद कर रहा है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो दूर की बात है, चलो भाई वो तो होता रहेगा। मैं एजेंट हूं, मैंने स्प्रिंग पे क्या काम किया, वो किया मैंने प्लस का हाफ का k x स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है ये होता है माइनस हाफ के x स्क्वायर हमेशा, चाहे आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो चाहे आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हो, ये आपका नहीं बदलने वाला किसी भी हाल पे बाबू। याद रहेगा क्या मेरी बात, गुड। हाँ, एक्सटेंशन रहे चाहे कंप्रेशन रहे, हमेशा ये चीज रहेगी। ये चीज आपको समझ में मेरी बात आ गई होगी कि हमने क्या और कैसे किया है। अब जब हमने ये पढ़ लिया तो क्या हमें अब थोड़ा एनर्जी के बारे में भी बात कर लेना चाहिए। एनर्जी में क्या है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, किसी के पास मास है वो मूव कर रहा है, उसको भी देखो इसी तरह हम लोग इंटीग्रेट करके एफ डॉट डी एक्स के रूप में निकाल सकते हैं। अब फोर्स क्या होता है, कोई भी अगर बॉडी मूव कर रहा है तो इसको मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डीएक्स कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के रूप में कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि भैया जी वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डीवी बाई डी टी इंटू डी एक्स। अब ये जो dx बाई डी टी है ये क्या बन गया, ये बन गया सौरभ भैया m इंटू डीवी इंटू वी, क्योंकि हमें पता है कि जो dx बाई डी टी होता है बेटा वो वेलोसिटी देता है। तो यहां से W इजिकल टू क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। और ये जो है ये किसके फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर। यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं, यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी मास, जिस मास के पास वेलोसिटी आ जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आप शुरुआत में 0 मानोगे, बाद में v मान लोगे, कोई ऐसे लिमिटिंग का कोई केस नहीं है, समझ रहे हो। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए तो मोमेंटम में रिलेशन बता दो। तो आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के बारे में बहुत बार बातें हुई हैं अपने साथ, P इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो यहां से K की वैल्यू क्या आ जाती है, P स्क्वायर बाई 2m, यानी जो मेरा मोमेंटम हो जाता है अंडर रूट 2K इंटू m। ये हो गया मेरे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। ये भी कई बार पूछा एग्जाम में परसेंटेज के रूप में इससे सवाल आते हैं, जो परसेंटेज वाला चीज है उससे इससे सवाल बनते रहते हैं। तो आप लोग इसके लिए भी थोड़ा रेडी रहिएगा कि अगर एग्जाम में ऐसी कोई भी चीज पूछते तो उसके लिए आप रिप्लाई जरूर करें। चलिए, इसी के साथ साथ अगर हमने ये देख लिया काइनेटिक एनर्जी का एसोसिएशन क्या है, तो हमारे लिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब देखने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया थ्योरम जिसको राजा थ्योरम के नाम से मैं जानता हूं, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप ये समझो, अगर आपको ये पता है और कोई सवाल आपको मिला है तो आपसे वो सवाल बनेगा ही बनेगा, छूटेगा नहीं, क्योंकि और सारे थ्योरम और सारे जो मेथड्स अपने पास किसी भी प्रॉब्लम वो किसी ना किसी कंडीशन पे लगते हैं, लेकिन ये बेचारा किसी कंडीशन में लगता है। इसका ये मानना है कि भाई मान लो मैं कोई बॉडी हूं और मेरे ऊपर इधर से F1 फोर्स लग रहा है, इधर से F2 फोर्स लग रहा है, इधर से F3 फोर्स लग रहा है, इधर से F फोर्स लग रहा है। तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि फोर्स एक पोलर वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हर फोर्स लगने वाला जो इस पे लगेगा उसका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा F नेट इधर,
मान लो इस एफ नेट की वजह से बेचारे के ऊपर फोर्स लगा और ये कुछ डिस्प्लेस करके छोटा सा लेंथ ds ट्रेवल करके यहां पर पहुंच जाता है। यहां पर पहुंचेगा तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एफ नेट एक्ट करके इसको यहां पहुंचाया रहेगा और आते आते अगर यहां से चलना स्टार्ट किया v से, तो यहां आते आते थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी v प्लस dv को एक्वायर कर लेगा। ये क्या है? ये टेक्निकल फंडा है जो हम लोग और आप लोग अपने बेसिक बातों पे जानते हैं कि भाई फोर्स लग रहा था, अभी फोर्स लगते लगते छोटी सी वेलोसिटी थी, धीरे 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 ds गया तो v प्लस dv हो गया। अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करना है कि भाई कुछ तो ऐसा रिलेशन होगा जिसके बारे में हम और आप बात करना चाह रहे हैं, कुछ तो ऐसा रिलेशन होगा जिसके बारे में हम और आप बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये सब छोड़िए, आप बताइए एफ नेट की वैल्यू कितनी हो। अगर बोलोगे भैया कि एफ नेट की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, एफ नेट की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, यहां पे क्या वेलोसिटी का फैक्टर लाया जा सकता है? क्या लाया जा सकता है? पहले एक काम करते हैं सौरभ भैया, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए ds और ds का। ऐसा क्यों? क्योंकि ओवरऑल हमें क्या चाहिए? हमें वर्क के फॉर्मेट में चाहिए। तो ये तो दिख रहा है कि भैया f इंटू या डॉट प्रोडक्ट है ये इंटू ds क्या होता है? वर्क होता है अपना, है ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, छोटा है तो इसको मैं dw लिख दे रहा हूं, m इंटू a इंटू ds। क्या मैं इसको बदलूं? m इंटू dv बाई dt इंटू ds। ये ds बाई dt क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dw इक्वल टू m v dv। इसको इंटीग्रेट करिए जीरो से लेकर w, इसको इंटीग्रेट v इनिशियल से लेकर v फाइनल। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो वर्क डन है ये किसी भी तरह हो सकता है, अदर, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन, सारी तरह के लिख लो और हाफ एम वी फाइनल के स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल के स्क्वायर के बराबर कर दो। सबसे प्यारी बात पता है क्या है इसके? इसमें कोई भी आपको एक्सेप्शंस नहीं सुनने हैं। आपको चाहे दुनिया का किसी भी तरह का वर्क हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो, स्प्रिंग हो, सबको लगा देना है। बहुत बढ़िया, वर्क एनर्जी थ्योरम का ये सबसे बड़ा रूल है, ठीक है। तो ये हो गया अपना वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इंटरनल फोर्स रहेगा तो भी आप लिखोगे, जैसे मान लो कि आपने बोला कि भैया W एक्सटर्नल कहीं दिया हुआ है प्लस W इंटरनल कहीं दिया हुआ है प्लस सूडो दिया हुआ है, तो कोई भी, मैंने क्या बोला, कोई भी आपको वर्क दिया रहेगा आप इसको यहां से निकाल सकते हो, उसमें दो राय नहीं। यह सब कुछ आपके ऊपर, आपके तजुर्बे के ऊपर डिपेंड करता है। इससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, जेईई मेन और जेईई एडवांस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार इसे देखिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब दो तरीके के हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, उसी तरह से दो तरीके के वर्क डन के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एक होता है कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स। कंजर्वेटिव क्या करता है? इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है, बस पाथ कैसा है कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव कहता है भाई पाथ ए और बी पे छोड़ो, ये पाथ कैसा है पाथ पे डिपेंड करेगा। तो यहीं से निकल के आता है पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फील्ड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव होता है वो वर्क कंजर्वेटिव बराबर होता है और इसकी वैल्यू होती है माइनस का डेल्टा यू। किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी इसके वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एफ कंजर्वेटिव डेल्टा एक्स लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। किसी भी चीज में एफ कंजर्वेटिव क्या है? वही वर्क डन। तो यहां से एफ कंजर्वेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। ये आपका पोटेंशियल के फॉर्मेट में, ग्रेडियंट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आपको याद रखना, जब डेल्टा रहता है और हम छोटे टर्म में बात करते हैं, मतलब मान लो ये डेल्टा एक्स जो है वो हमारा अप्रोच करे जीरो को, तो ये जो बहुत छोटा टर्म लिखते हैं इसको लिख देते हैं माइनस का डी यू बाई डी एक्स। और हर बार जेईई मेन में इससे सवाल पूछता है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स में अगर आपको मैंने पोटेंशियल दे दिए तो आप फोर्स कैसे निकालोगे। अब एक बहुत खास बात इसमें यह है कि कभी कभार ये कोऑर्डिनेट के सिस्टम में आ जाता है, जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव वाला काम करते हैं, याद करो।
अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में आ गया, डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में आ गया, तो हम कुछ नहीं करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एफ वाई की वैल्यू लिखते हैं, एफ जेड की वैल्यू लिखते हैं। हाँ, अलग चीज है ये कि आपको ये यूज में आता है, बट आप पार्शियल से भी कर सकते हैं। इसको माइनस डेल यू बाई डेल एक्स बोलते हैं आई कैप के साथ, डेल यू बाई डेल वाई बोलते हैं जे कैप के साथ, माइनस डेल यू बाई डेल जेड बोलते हैं के कैप के साथ। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिन प्रैक्टिसेस को आप अपना के सवाल को और सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया, मुझे लग रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी, मुझे लग रहा है आपको कंजर्वेटिव भी समझ में आ गया। चलिए, जब आपको पोटेंशियल पता चल गया, कंजर्वेटिव पता चल गया, काइनेटिक पता चल गया, तो क्या मेरे साथ आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर सकते हो क्या? चलिए हेडिंग डालिए मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे नाम से ही पता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो हमें और बच्चे हर को पता है कि टोटल एनर्जी में E प्लस अगर U हम जोड़ दे तो ये मेरा मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या कि नहीं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों रहना चाहिए। अच्छा, अब इसीलिए हमने एक और प्रिंसिपल निकाला जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो, ये राजा आदमी नहीं है, समझ रहे हो, ये राजा आदमी नहीं है, इसको खुद नहीं पता कि ये करना क्या चाह रहा है, ये राजा आदमी नहीं है। समझना मेरी बात क्यों? जब हमने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया तब हमने आपको क्या बताया, वो राजा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई विवाद नहीं है, ये राजा नहीं है। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर। ये बात मैंने आपको बोली थी, याद कर लो आप। और अभी तो हमने ये पढ़ा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, भैया आपने बताया ये माइनस पी के बराबर होता है। अरे जस्ट अभी पढ़ा ना, ये देखो माइनस पी के बराबर होता है। यू मतलब क्या, पी। तो इसका मतलब कि अगर मैं कंजर्वेटिव यहां रखूं, माइनस पी यहां रखूं, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव यहां लिखूं, प्लस वर्क डन बाय अदर यहां लिखूं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के ई यहां लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा लिख दो, चेंज इन पोटेंशियल यहां लिख सकता हूं। मतलब कहने का कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पीई। यानी अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव है और कोई अदर फोर्सेस आपके पास की वजह से वर्क है तो डेल्टा के के बराबर आ रहा है। और गौरतलब ये बात है कि सौरभ भैया ये चीज जो आपने लिखा है, इस चीज को अगर आप ऐसे लिख दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। आप नॉन कंजर्वेटिव लिखो, आप अदर लिखो और आप यहां पे लिख दो दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। हम इसको लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमें पता है चेंज इन काइनेटिक प्लस 20 पोटेंशियल होगा मैकेनिकल एनर्जी। ये पहला चीज। अब गौर से देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बोलता है कि जो भी आपका डेल्टा एम ई आएगा वो जीरो आएगा। यानी ये जो चेंज आएगा मैकेनिकल, ये जीरो तभी आ सकता है जब नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो, वर्क डन अदर जीरो हो, तभी क्या तभी ये होल्ड करेगा। यानी अगर ये दोनों जीरो हैं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एम ई दैट इज मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो। और यही कंजर्वेशन है प्यारे बच्चों। आखिर कंजर्वेशन कब आएगा? यही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो जो फॉर्मूले में लगाना है, इसमें कोई फ्रिक्शन का फॉर्मूला अगर फ्रिक्शन कहीं दिखा तो कंजर्वेशन नहीं लगा सकते तुम। एयर रेजिस्टेंस दिखा तो तुम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। ये कुछ बातों का ध्यान रखना। विस्कोसिटी दिखा तो तुम कंजर्वेशन मैकेनिकल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जहां भी नॉन कंजर्वेटिव दिखेगा, अगर जीरो है और अदर कोई जीरो है, सूडो मूडो नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, तब तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अभी कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? सारे लोग बताओ जल्दी। क्या सबको डन है? हाँ, वही चीज है, आप हमेशा इस चीज का याद रखिए। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपसे बात किया तो आपने दो पोटेंशियल एनर्जी का नाम और सुना होगा। एक तो आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्च्यू ऑफ हाइट। दूसरा आपने सुना होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों से सवाल आता है। ग्रेविटेशन मतलब mgh वाला है ना, तो आप ug की वैल्यू लिख लोगे mgh,
स्प्रिंग कंप्रेस या इलोंगेट वाला, तो आप लिख लोगे यू स्प्रिंग इक्वल टू हाफ का के का एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लिख लोगे। ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ भी आप बना सकते हो, ऐसे ग्राफ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर का। आते रहते हैं प्रॉब्लम, इसलिए मैं बता रहा हूं यू वर्सेस एक्स का ये ग्राफ है। प्रॉब्लम यहां से पूछता रहता है, इसलिए ये चीज आपको देखनी चाहिए। कभी कभार इंटीग्रेशन वाले में आ जाता है, तो आप क्या लिख दोगे, u इक्वल टू माइनस का एफ डॉट डी एक्स। अगर वेरिएबल है तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दोगे। जो फॉर्मूला हमने अभी कंजर्वेटिव के लिए बताया था, उसी फॉर्मूले का हमने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, जहां पे हमने माइनस साइन का उपयोग किया है। माइनस साइन का उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं, माइनस साइन का उपयोग ये आपको बता रहा है कि भाई इस तरह का करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में हम लोग इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस को ध्यान में देंगे। कुछ और चीजें हैं, जैसे वेरिएबल, जैसे स्प्रिंग हो गया, वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे, और जो भी छुटी हुई चीजें उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले, अगर आपने अभी तक प्लस नहीं लिया है यार, आपने मुझे फॉलो नहीं किया, तो आप मुझे सौरभ मौर्य के नाम से अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अनअकैडमी का टेस्ट आप प्रतिदिन दो। हर संडे को 11 बजे आपको आना है, ये कोड यूज करना है। कुछ बैचेज अपकमिंग है यार, उसको दो। आइकॉनिक और प्लस चूज करके अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे उसमें से कोई भी एक पैक चूज करो, ये कोड लगा देना। और अगर यार आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया चैनल को, तो क्या कर रहे हो यार, जस्ट हिट द लाइक बटन। आप देखो वहां पर एक लाइक बटन बना, उसको हिट करो। आप चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों तक, ताकि आपको भी ये लगेगा ना कि यार कि हमारे साथ कितने अच्छे अच्छे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो जस्ट हिट दिस सब्सक्राइब बटन, सो दैट अपनी फैमिली जितनी अच्छी बड़ी होगी, हम आपके लिए और अच्छा अच्छा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए एक्साइटिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।